गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस के सारे सेशंस खत्म हो चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने एनसीईआरटी के बुक से उठाया है जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले ये क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था ना, तब मुझे याद आया कि कुछ बच्चों का डाउट था, ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट था, उनको बराबर से समझ में नहीं आया कि ये न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो, ऑड इवन न्यूक्लियस, ये सब समझ में नहीं आया उतना। देखिए, उसी को समझाने के लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दिया है। आप निश्चिंत होकर आराम से सुनिए कि आखिर बात क्या है। देखिए, हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पर। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो अपना पीरियोडिक टेबल में कुछ 112 113 एलिमेंट्स हैं, शायद 112 एलिमेंट्स हैं। लेकिन बेटा ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब मिलाकर ना लगभग 1500-1600 न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। अपने पीरियोडिक टेबल में जितने हैं उनमें से कुछ स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस है, समझे। कुल मिलाकर 252 न्यूक्लियस स्टेबल है। 252 न्यूक्लियस आर स्टेबल आउट ऑफ 1500। 252 न्यूक्लियस आर स्टेबल। अब ये लोग जो स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? कौन सा? ब्लैक, दोनों। समझ रहे हैं आप मेरा बात कि 1500 न्यूक्लियस में से 252 न्यूक्लियस स्टेबल है। बट इसका यह मतलब नहीं कि ये लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं दिखाएंगे, ये लोग रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी पूरा स्टेबल नहीं है, समझे। पूरा स्टेबल कोई नहीं है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 100% स्टेबल है। मतलब अगर आप किसी को स्टेबल बोल रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं निकलता कि वो रेडियो एक्टिविटी अंडरगो नहीं करेगा। इसका यह मतलब नहीं कि वो न्यूक्लियर फिशन नहीं करेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करेगा। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद ब खुद होता है। अब ऐसा कहा जाता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है, उनमें रेडियो एक्टिविटी दिखता है। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि जिसका एटॉमिक ये मास नंबर आपका 83 से कम है, क्या वो रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करेंगे? वो करेंगे, बट उनका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होगा। मतलब आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंपेयर कार्बन एंड बिस्मथ, तो कार्बन का न्यूक्लियस का नंबर हाफ होने में 5730 साल लग जाएगा। लेकिन बिस्मथ एक ऐसा चीज है जिसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत कम हाफ लाइफ है उसका, 2 दिन 3 दिन। आप समझ में आ रहा है आपको मेरा बात? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस का स्टेबल होना और न्यूक्लियस का स्टेबल नहीं होना ऐसा कोई टर्म्स नहीं है। हाँ, ऐसे टर्म्स है कि कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, समझे। अब इतना पक्का है कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शंस ज्यादा शो करेंगे। बात को सुनिए आप कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस ज्यादा शो करेंगे, ज्यादा करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेबल है वो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं करेंगे। करेंगे, बट कम करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट, वी आर ऑल टॉकिंग समथिंग विच इज कंपेरेटिवली पैरामीटर, यानी कंपेरेटिव पैरामीटर, ज्यादा स्टेबल, अनस्टेबल, फुल्ली स्टेबल। ये मैकेनिक्स नहीं है बेटा, ये मैकेनिक्स नहीं है। समझे कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए मिनिमम रहा तो फिर स्टेबल हो जाएगा। अरे यहां पर कुछ फिक्स नहीं है।
समझे? तो न्यूक्लियस में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इसका तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है, मुझे पता है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा वो कम स्टेबल होगा। स्टेबल होगा बट कम स्टेबल होगा, स्टेबल होगा बट ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा है। स्टेबल अनस्टेबल मत बोलिए, समझे? हाँ, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे अधिक किसका है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है किसका? आयरन का है, जिसका मास नंबर 56 है ना, उसका सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर देखा जाए तो ये जो आयरन है वो स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। बट अगेन दिस डजंट मीन कि इट विल नॉट शो रेडियोएक्टिविटी, इट विल नॉट शो न्यूक्लियर रिएक्शंस। बट हाँ, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए इसको आप फिशन करना चाहते हैं, बहुत फोर्स लगेगा। आप इसको फ्यूजन करना चाहते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर लगेगा। याद है मैंने आपको बोला था मोर जेड मोर टेम्परेचर रिक्वायर्ड, समझे? किसी तारे में अगर लोहा बन गया तो समझ लीजिए वो तारा का मौत आ गया, क्योंकि लोहा इज द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स, समझे? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है बेटा न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो। तो इसके बारे में मैंने क्या बोला था आपको कि जिसका न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो 1 होता है वो स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, और जिसका न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है वो अनस्टेबल होते हैं, ऐसा मैंने आपको बोला था। लेकिन कितना ग्रेटर देन 1? कितना? तो ग्रेटर देन 1.5। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बोला था वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको ये नहीं बोला था ग्रेटर देन 1.5। याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप अगर एक ग्राफ बनाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? n/p = 1। समझे? ये लाइन जो रिप्रेजेंट होगा क्या रिप्रेजेंट होगा? n/p = 1। अब अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अगर आप देखिएगा तो किसी के पास कुछ प्रोटॉन्स है, किसी के पास कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उसके हिसाब से अगर मैंने ग्राफ बनाया तो ऐसा देखा गया है कि इस रीजन में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन में लाई करने वाले न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है, इसको बोलते हैं स्टेबल जोन। समझ में आ रहा है? अब ये कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जहां पर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है न्यूट्रॉन से, और ये कौन सा रीजन है जहां पर न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है प्रोटॉन से। तो स्टेबिलिटी कहां पाया जाएगा? इस रीजन में स्टेबिलिटी पाया जाएगा। लेकिन उसमें भी नियम है बेटा, यानी यहां पर एक ही फैक्टर नहीं है जिससे आप न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ढूंढ लेंगे, बहुत सारा फैक्टर्स है। आप सिर्फ सभी नाम को समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी आप समझिए, चीजों को समझिए, नाम के साथ साथ आप चीजों को भी समझिए। अब देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो आखिर क्यों न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिसाइड करता है? आप ये ग्राफ बना लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं और सुनिएगा ध्यान से। आखिर ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्यों डिसाइड करता है? देखिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन जितना पास रहेगा, ये प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन्स जितना पास रहेगा, उनके बीच में इंटर प्रोटॉनिक रिपल्शन उतना ज्यादा रहेगा, बिकॉज दे आर सिमिलर चार्ज। समझ में आया? हाँ। लेकिन अगर ये डिस्टेंस लेस देन फेम्टोमीटर है, दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन 1 फेम्टोमीटर है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से ज्यादा कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? न्यूक्लियर फोर्स। तो उस समय ये दोनों बंधे रहेंगे।
बंधे रहेंगे। अब सोचिए हायर एटॉमिक नंबर के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उस केस में बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। ऐसा करके मैंने बना दिया। तो इस प्रोटॉन में और इस प्रोटॉन में जो डिस्टेंस होगा, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन जो डिस्टेंस होगा, उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए न्यूक्लियस का जो बंधन होगा वो बहुत कमजोर होगा, और उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस अनस्टेबल होना। लेकिन भगवान ने इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए भगवान ने इनको न्यूट्रॉन भी दिए हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, इनको भगवान ने न्यूट्रॉन भी दिए। तो मान लीजिए ये सब न्यूट्रॉन है, ये सब मान लीजिए न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन में तो चार्ज नहीं है, तो ये इस न्यूट्रॉन में और इस न्यूट्रॉन में जो एक न्यूक्लियर फोर्स होगा, समझे, इस न्यूक्लियन में जो एक न्यूक्लियर फोर्स होगा वो इन प्रोटॉन को बांध के रखेगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे P बढ़ता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ना चाहिए। समझे? एक लिमिट तक, याद रखिएगा, एक लिमिट तक। समझ में आया? तो जिसका न्यूट्रॉन इस टू प्रोटॉन रेशियो 1 है वो स्टेबल है। ऐसे बहुत कम है ना जिसका 1 है, लेकिन जिसका प्रोटॉन ज्यादा है तो उसका न्यूट्रॉन भी ज्यादा चाहिए, उसका फिर न्यूट्रॉन भी ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपको C610 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, सोचो, C612 एग्जिस्ट करता है, C614 भी एग्जिस्ट करता है। इसका एबंडेंस बहुत ज्यादा है, इसका एबंडेंस कम है, लेकिन इसका एबंडेंस कुछ भी क्यों नहीं है। ये क्यों इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिर्फ 4 है। समझ रहे आप? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा हो गया तो ये रेशियो <1 हो जाएगा और फिर न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ऐसे जगह में, यानी अगर आप जो ग्राफ देखे थे, ये जो ग्राफ देखे थे, ये वो रीजन है जहां पर प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा होता है। तो इस रीजन में लाई करने वाले न्यूक्लियस होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, क्योंकि ये सारे जो है ना न्यूक्लियस, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी आप जानते हैं 112 एलिमेंट्स, ये आज पैदा नहीं हो रहे, ये पहले से पैदा हो चुके हैं। लेकिन जब ये पैदा हुए थे तब ऑफकोर्स ये देखे होंगे कि मैं पैदा तो हो गया, लेकिन मैं कितना स्टेबल रहूंगा। अगर कोई स्टेबल नहीं है, जैसे हाइड्रोजन का 7 वाला आइसोटोप, हाइड्रोजन 7 आइसोटोप, यह आइसोटोप बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों पता? प्रोटॉन बढ़ने से न्यूट्रॉन भी बढ़ना चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यहां देखिए प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 6 है, इतना ज्यादा भयानक रेशियो नहीं होना चाहिए। न्यूट्रॉन इस टू प्रोटॉन रेशियो 6 नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका हाफ लाइफ, आपको यकीन नहीं होगा, इसका जो हाफ लाइफ है वो समथिंग इंटू 10⁻⁻24 सेकेंड है। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप आपको पलक झपकने भी नहीं देगा, उससे पहले ही गायब हो जाएगा। तो ऐसे न्यूक्लियस का आप ऐसे ग्राफ में कहां रखेंगे? तो रख ही नहीं पाएंगे, जिसका प्रोटॉन का नंबर 1 हो और न्यूट्रॉन का नंबर 6 हो। समझ में आ रहा है? तो ये एक बात था जहां पर आप याद रखिएगा कि फॉर बेटर स्टेबिलिटी ये जो रेशियो है, ये रेशियो मस्ट बी बिटवीन दीज टू रीजन्स, इन दोनों रीजन्स के बीच में होना चाहिए फॉर बेटर स्टेबिलिटी। समझ में आया बात? तो ये एक इश्यू हो गया खत्म। उसके बाद मैंने बोला था कि लिथियम को देखिए, ऊपर 6 नीचे 3, ऊपर 7 नीचे 3, ये भी लिथियम का आइसोटोप है, ये भी लिथियम का आइसोटोप है। ये बेटा 92% है और ये 8% है। ऐसा क्यों? जबकि इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें अगर आप ठीक से देखिएगा, इसमें 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, बराबर है ना? और इसमें 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो मैंने उस समय आपको क्यों बोला, पिछला वीडियो में सेशन 4 में ना 5 में क्यों बोला कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उस समय मैं आपको ये समझा रहा था कि न्यूट्रॉन इस टू प्रोटॉन रेशियो जिसका 1 रहेगा वो स्टेबल होगा, और जिसका 1.5 से कम होगा वो भी स्टेबल होगा। लेकिन एज कंपेयर टू बेरिलियम, इसके बाद वाला बेरिलियम, उसका देखिए, या फिर उसके बाद का देखिए कार्बन,
या इससे पहले का देखिए हीलियम, इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल है, ऐसा बोला था मैंने। ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, याद रखिएगा। लिथियम 6 एंड लिथियम 7 आर बोथ स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम, प्लीज डू रिमेंबर। लिथियम 6 and lithium 7 both are stable isotopes of lithium, but when you compare lithium 7 to helium, beryllium, carbon, then this is less stable from these. Neighborings are more stable. Why? इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। इससे आप देखे होंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ जो है वो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। यानी ये अगर हाइड्रोजन 1 है तो ये हाइड्रोजन 2 है, तो ये लिथियम है, तो ये बेरिलियम है। ऐसा समझ में आया? ऐसा उतार चढ़ाव बाद में नहीं है, सिर्फ पहले ही है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई के लिए है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आप एक चीज देखिएगा, ये तो हो गया न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो। इसके अलावा मैंने एक और चीज बोला था कि यही एक फैक्टर नहीं है, एक और फैक्टर है, वो है इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन, इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन। एक और है इवन प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन, ऑड प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन, और लास्ट में है ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन। इसके बारे में आपको क्या समझना चाहिए कि सबसे अधिक ये स्टेबल है। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन 2 1, लिथियम 6 3, फिर और किसका किसका दिया था, नाइट्रोजन 14 7, फिर इसका दिया था आपको टैंटलम का दिया था 81 73, कितना है? ये सब इनके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, इनके कंपैरिजन में कम स्टेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। यहां जो मैंने आपको 5 एग्जांपल लिखकर दिया था वो पांचों स्टेबल है, ऑड में स्टेबल है वो पांचों। यही ऐसे 5 नहीं है जिनके ऑड कॉन्फ़िगरेशन है, और भी है, जैसे पोटेशियम का 40 19, समझे? ये भी ऑड है, बट ये इतना स्टेबल नहीं है जितना ये है। समझ में आया? बेटा बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, समझे? इस दुनिया को अगर इस मैटर को अगर डिवाइड किया जाए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर मैटर को डिवाइड किया जाए तो 2 तरह का मैटर होता है, एक होता है बोसॉन और एक होता है फर्मियन। बट ये सब आपके सिलेबस में नहीं है ना। अब बोसॉन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनका जो स्पिन नंबर है, क्वांटम स्पिन नंबर, वो इंटीजर होगा, जैसे 1 2 3 0 भी होगा, इंक्लूडिंग 0 1 2 3 एटसेट्रा। लेकिन फर्मियन जो होते हैं ना, इनका जो स्पिन नंबर होता है वो ऑड इंटीजर होगा, मतलब जैसे हाफ, -12, 5/2, 3/2, 7/2, ऐसा करके होगा, 9/2, इस तरह का स्पिन होता है फर्मियन का। तो दिक्कत क्या है? देखिए, ये सब आप उतना डिटेल मत समझिए, आप बस ये समझिए कि आखिर इवन ऑड का चक्कर क्या है। देखो क्या होता है, जब किसी न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी का बंटवारा होता है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन है मान लीजिए और ये मान लीजिए न्यूट्रॉन्स है। जब बाइंडिंग एनर्जी का बंटवारा होगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? ये सब एक्स्ट्रा का बता रहा हूं मैं। जब बाइंडिंग एनर्जी का बंटवारा होगा इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, उस समय ये चीज देखा जाएगा कि इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी है, और ये कौन डिसाइड करेगा? इनका स्पिन। तो थोड़ा सोचिए कि अगर मान लीजिए इवन नंबर है, यानी 2 प्रोटॉन है मान लीजिए और 2 न्यूट्रॉन है, समझे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो एक का होगा मान लीजिए 1 स्पिन, दूसरे का होगा मान लीजिए -1 स्पिन, या एक का होगा मान लीजिए हाफ स्पिन, दूसरे का होगा -1/2 स्पिन। सिमिलरली एक का होगा हाफ स्पिन, दूसरे का होगा -1/2 स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन वाला स्पिन नहीं है, इनका स्पिन है, ये अलग ही है। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर स्पिन कितना हुआ? 0। तो स्पिन अगर 0 हुआ तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम 0 होगा तो इनमें ग्राउंड स्टेट में एनर्जी काफी कम होगा।
यानी ये लोग बहुत कम एक्साइटेड होंगे। उससे क्या होगा, जब बाहरी एनर्जी आएगा तो ये लोग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और खुद को अच्छे से बांध के रखेंगे। इसको पेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं। इतना ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते, समझ में आ रहा है? तो ऐसा बोल सकते हैं कि इवन पी इवन एन आर स्टेबल बिकॉज ऑफ पेयरिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ पेयरिंग इफेक्ट। बट वो पेयरिंग इफेक्ट देखिए यहां नहीं हो पाएगा, यहां नहीं हो पाएगा, इन दोनों में नहीं हो पाएगा। तो एज कंपेयर्ड ये सबसे स्टेबल है, इवन पी इवन एन। याद रखिएगा ये टोटली केमिस्ट्री का पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक जैसा चैप्टर है। इसमें इतने एक्सेप्शंस है कि दुनिया भर के रूल्स को समझने के बाद एकदम से धोखा मिलता है, अरे हम तो इतना पढ़े थे, ये क्या हो गया। तो यहां पर बेटा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। और याद रखना, अनस्टेबल सभी हैं, स्टेबल कोई नहीं है। लेकिन उनमें से जिनका जिंदगी ज्यादा होता है, जिनका हाफ लाइफ बहुत है, उनको कहते हैं ज्यादा स्टेबल, और जिनका हाफ लाइफ बहुत कम है उनको कहते हैं कम स्टेबल। और जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम प्रैक्टिकली भी उनको एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, वो होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस। समझ में आया? तो इस चीज को आप अच्छे से लिखिए, समझिए, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये सब एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यहां पर मैंने 4 क्वेश्चन लिया है बस, ठीक है। एक है, देखिए पहला क्वेश्चन, 2 स्टेबल आइसोटोप्स। देखिए यहां लिखा हुआ है 2 स्टेबल आइसोटोप्स, कौन कौन से है? लिथियम 6 और लिथियम 7। इनका रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस मतलब कौन कितना पाया जाता है, ठीक है। वो कितना है? लिथियम 6 का है 7.5% और लिथियम 7 का है 92.5%, दोनों मिलाकर 100 हो रहा, देखिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि लिथियम का जो मास है 6 वाला वो इतना है, ठीक है, और 7 वाले का मास इतना है, तो फिर एटॉमिक मास कितना होगा? तो ये क्वेश्चन में पहला डाउट तो यही होता है, मास तो दिया है, मास तो दिया है, तो फिर भी मास क्यों पूछ रहा है? बेटा ये जो मास दिया है ना, ये न्यूक्लियस का मास है। तुमको पूछ रहा व्हाट इज द एटॉमिक मास, यानी एवरेज मास। तो कैसे पता करोगे आप एटॉमिक मास? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्योंकि इसी के बेसिस पे 1 का बी सॉल्व होगा, 2 सॉल्व होगा और 23 सॉल्व होगा। एटॉमिक मास का फॉर्मूला है, देखिए एटॉमिक मास m इज इक्वल टू m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। बस खत्म। मतलब मास ऑफ आइसोटोप इनटू एबंडेंस, इट्स एबंडेंस, यानी n क्या है? n है एबंडेंस, समझे? यानी जैसे 23 नंबर में आप देखिएगा या 2 नंबर में देखिएगा, 3 आइसोटोप दिए हैं। फॉर 3 आइसोटोप्स क्या कीजिएगा आप? m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू एटॉमिक मास। आया समझ में बात? तो बस वही करना है ना। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसका मास कितना दिया हुआ है? 6.01512 इंटू इसका अबंडेंस कितना है? इसका अबंडेंस है 7.5 बाई 100 प्लस m2 कितना दिया है? 7.01600 और इसका अबंडेंस कितना है? इसका अबंडेंस है 92.5, तो 92.5 बाई 100 अपॉन 7.5 बाई 100 प्लस 92.5 बाई 100। तो बाई 100 नहीं भी करते तो चलता। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो क्या देगा आपको? एक एवरेज मास देगा, ना 6 ना 7, कुछ तो बीच का मास देगा। अब यदि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? नाइट्रोजन 714 बाइंडिंग एनर्जी निकालो, मास दिया है। अब इसी के हेल्प से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सॉल्व होगा। 5 थोड़ा टफ है, ठीक है। 4 नंबर 5 नंबर आप कर लीजिएगा, 3 नंबर मैं करके दे रहा हूं। देखिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा मास इंटू सी स्क्वायर, है कि नहीं? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। याद है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने से मास ज्यादा मिलता है, ऑब्जर्व करने से कम मिलता है। हाँ, तो मास डिफेक्ट क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, मास डिफेक्ट क्या होगा? कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास।
समझे? ये जो मास दिया ना, गिवन मास ये वाला इंटू सी स्क्वायर। चलिए करते हैं सॉल्व। तो कैलकुलेटेड मास कैसे करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी A माइनस Z इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। समझ में आया? माइनस ऑब्जर्व्ड मास इंटू सी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 7 है। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, तो 7। मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज AMU में देना पड़ेगा ना, उसको AMU में देना पड़ेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन AMU में कितना होता है? 1.00085। नहीं, कुछ तो भी गलत लिख रहा हूं मैं यहां पर। चलिए इसको मैं अननोन रहने देता हूं, ठीक है। आप मास ऑफ प्रोटॉन देख लीजिएगा, मैंने लिख कर दिया है कहीं। AMU में कितना लिखते हैं देख लीजिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन AMU, ठीक है, इन AMU, ठीक है। प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? तो न्यूट्रॉन का नंबर है 14 माइनस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, ठीक है। माइनस M कितना है? 14.00307। अब ये तो AMU में ही दिया है, U और AMU एक ही चीज है ना, इंटू सी स्क्वायर। तो यहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर मास AMU में दिया है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे? जो भी आपका मास डिफेक्ट आएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करके, देखिए याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होने का। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन केजी में कितना होता है मुझे याद है, लेकिन AMU में कितना होता है एग्जैक्टली याद नहीं है। और हमको डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम 5 डिजिट नंबर तक लिखना पड़ता है, 5 या 6 डिजिट तक। तो क्वेश्चन में वो गिवन रहता है, टेंशन मत लीजिए। यहां क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आप किताब से देखिएगा कि कितना है करके, और उसको यहां पुट करके सॉल्व कीजिएगा और इससे माइनस कीजिएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? मास डिफेक्ट इन AMU। और याद रखिएगा AMU और U एक ही चीज है। मास डिफेक्ट जो भी आएगा यहां से यहां तक सॉल्व करने के बाद इनटू सी स्क्वायर नहीं करना है, 931.5 अगर आप कर दीजिएगा तो जो भी आएगा वो किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आया समझ में बात? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पक्का समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी ऐसी निकालते, कैलकुलेटेड मास माइनस गिवन मास इंटू सी स्क्वायर। समझे? अब ये देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता है कि एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप, इसका जो टी हाफ है, याद है आपको टी हाफ? इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना दिया है ना, अल्फाबेट में दिया है कितना? टी इयर्स है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125%? लगता है आपको याद ठीक से नहीं है, आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ये क्या पूछना चाह रहा है कि इनिशियली मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब कोई न्यूक्लियस डीके होता है तो उसका डीके होने का रेट को हम एक्टिविटी कहते हैं। और ये जो डीके होने का रेट है, यानी ये जो एक्टिविटी है, ये डिपेंडेंट है इस बात पर कि अभी अंदर कितना न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। और इसका एक फॉर्मूला भी है कि इनिशियल एक्टिविटी अगर A0 है तो किसी टाइम t के बाद जो एक्टिविटी होगा A, इट इज गिवन एज समथिंग लाइक दिस। आफ्टर सर्टेन टाइम t the activity is given as initial activity into e to the power minus lambda t, where you very well know कि lambda का फॉर्मूला है log 2 by t half, ln 2 by t half, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए ध्यान से करना क्या है। a by A0 हो सकता है ना, a by A0 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो a by A0 कितना दिया है? क्या बोल रहा है यहां पर? हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125%? इसी का तो मीनिंग है a by A0। क्वेश्चन को समझिए, इसका इंग्लिश को समझिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब टाइम पूछ रहा है।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125% ऑफ इनिशियल। तो व्हाट इज गिवन a बाई ए नॉट, कितना 3.125 बटा 100 परसेंटेज में है ना, तो इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब थोड़ा यहां का मैथ देखिए कैसे करना है। देखिए क्या आप इसको लिख सकते हैं 100 बाई 3.125 इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी, लिख सकते हैं। अच्छा, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 बाई 3.125 इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा के जगह में ln2 बाई टी हाफ इंटू टी, लैम्डा का जगह में ये लिखा मैंने। अब थोड़ा और दिमाग लगेगा, अब थोड़ा और दिमाग लगेगा, एक बार का सीख लो। 100 बाई 3.125 इज इक्वल टू, ये पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टू द पावर टी बाई टी हाफ। कैसे, याद रखिएगा अगर e टू द पावर x ln y है तो आप इसको लिख सकते हैं y का पावर x। सही लिखा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा अगर है तो इसको समझिए, यहां देखिए e टू द पावर log 2 बाई टी हाफ इंटू टी, तो यहां पर मैं t बाई टी हाफ को x समझ सकता हूं, x t बाई टी हाफ को, और log 2 में जो 2 है उसको मैं y समझ सकता हूं, और ये पूरा चीज देखिए e के पावर में है, तो e का पावर कैसे लिखा होगा इसमें, ऐसा 100 बाई 3.125 इज इक्वल टू e टू द पावर t बाई टी हाफ log 2, ऐसे लिखा है। ये चीज को अच्छे से लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये इस फॉर्मेट से मैच हो रहा है, तो e टू द पावर x log y इज y का पावर x। समझ में आया? हाँ, ये सुन लीजिए, ये नीट को भी समझना है, ऐसे क्वेश्चंस नीट वालों को भी मिलते हैं, बस नंबर थोड़े अच्छे होते हैं, समझे? तो हो गया, ऐसा हो जाएगा फिर y का पावर x, थोड़ा पहचानिए अच्छे से। अब आप क्या करेंगे, इधर वाला को सॉल्व करेंगे, 3125 और 100 लिखा है ना, इसको सॉल्व करेंगे। 3125 को फैक्टराइज करते देखिए, 3125 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 2 12, 5 2 10, और हाँ फिर 5 से काटिए, 5 125, फिर 5 से काटिए 5 5, फिर 5 से काटिए 5 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 का पावर 5 इज 3125। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, समझे? इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, याद रखिएगा टी हाफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, टी दिया हुआ है टी, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 100 बाई 3.125 इज इक्वल टू 2 टू द पावर टी बाई टी। समझ में आया? दोनों साइड लॉग लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो इस इक्वेशन से आपको करना है फाइंड टी। आया समझ में? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्ट्रोंशियम नीचे 38, ऊपर 90, इसका हाफ लाइफ है 28 ईयर्स। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 मिलीग्राम ऑफ दिस आइसोटोप। अब ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, टी हाफ गिवन है कितना, 28 ईयर्स। तो डिसइंटीग्रेशन रेट यानी dN बाई dt पता करो, यानी एक्टिविटी पता करो किसका, ऑफ 15 मिलीग्राम सैंपल। तो याद रखना बेटा, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि 15 मिलीग्राम सैंपल में कितने एटम्स हैं।
तो कैसे पता करोगे? बहुत सिंपल है। देखो, जिसका मास नंबर 90 है उसके लिए क्या लिखोगे आप? ये पता नहीं मैंने क्यों किया फैक्टराइज। यहां देखिए, ऐसा लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन सैंपल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। अब गिवन मास कितना है? 15 मिलीग्राम, और मोलर मास कितना है? 90। मिलीग्राम ग्राम में हो गया, 90 भी ग्राम में होता है, वो ग्राम मोलर होता है ना, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इतने सारे एटम्स हैं, बैठ के सॉल्व करते रहिएगा। इतने एटम्स हैं, समझ में आया? हो गया, खत्म। आपने तो पढ़ा था ना डीके लॉ। डीके लॉ क्या है? डीके लॉ है कि रेट ऑफ न्यूक्लियर डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट। हो गया। तो इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा एन। आया समझ में? माइनस साइन भी होता है यहां पर, बट मुझे माइनस साइन से मतलब नहीं है, तो लैम्डा मैं कैसे निकालूंगा? लॉग 2/T½ और नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिया है। अब सारे वैल्यूज में पुट कर दूंगा। इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है। तो 0.693 T½ कैसे निकालेंगे? 28 साल दिया है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 28 ईयर्स इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ऐसे एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चन, नीट और जेडब्ल्यू में नहीं मिलता। नीट और जेडब्ल्यू में नंबर्स ऐसे होते हैं तो चुटकी में जाकर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे भयानक भयानक मैथ्स नीट में नहीं होता है, लेकिन हाँ बोर्ड में होता है। तो आप इसका मैथ्स को ठीक से देखिएगा। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, ठीक है? अब नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल कर चुके हैं। कितना? 15 इंटू 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 90। अब ये इसको अगर मैं वीडियो क्लास में सॉल्व करूंगा फिर तो हो गया। सॉल्व करते करते आप लोग सो जाएंगे। तो सॉल्व वाला पार्ट आप खुद करना, बट जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा? डीपीएस। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा? डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। नहीं भाई, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या फिर बेकरल भी लिख सकते हैं आप। क्यूरी नहीं लिख सकते हैं। क्यूरी में कन्वर्ट करने के लिए एक और नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3.7 इंटू 10⁻10। तो ये पार्ट में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, आई एम डैम श्योर। बस याद रखिएगा कि इसका फिजिक्स वाला पार्ट कितना है उसको समझिए। बोल रहा है कि एक्टिविटी 3.125% ऑफ इनिशियल कब होगा? व्हाट डज दिस मीन? कि किसी वक्त का एक्टिविटी और इनिशियल एक्टिविटी का रेशियो कितना है परसेंटेज में? 3.125। यही है ना? हाउ लॉन्ग मतलब समय। द एक्टिविटी विल रिड्यूस टू इतना ऑफ इनिशियल। तो A/A0 इज गिवन कितना? 3.125 इंटू 100, सॉरी अपॉन 100 परसेंटेज में है ना? हाँ, इज इक्वल टू e⁻⁻ अब यहां तक बेटा फिजिक्स है। उसके बाद मैथ्स है। उसके बाद मैंने क्या किया? लैम्डा की जगह मैंने लिखा लैम्डा का फॉर्मूला, इट इज ln 2/T½ और क्वेश्चन में T½ अल्फाबेटिकल दिया हुआ है कैपिटल T। तो यहां पर मैंने अभी तक T½ ही रहने दिया, तो लैम्डा की जगह लिखा मैंने ln 2/T²। उसके बाद मैंने एक छोटा सा एक शॉर्टकट यूज किया मैथ्स में। क्या? कि अगर e के पावर में, देखिए याद रखिएगा यहां भी बेस e होना चाहिए, ये ln होना चाहिए ln, यानी यहां भी बेस होना चाहिए e। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, सुनिए ध्यान से। e के पावर में आप बस देखना कि ln है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल e का पावर ln 10, आंसर 10, ठीक है? e का पावर ln 10, आंसर 10। अच्छा, e का पावर 2 ln 10, आंसर 10⁻²। समझा? यानी लॉग जिस चीज का है वो रहेगा बेस में और ये जाएगा पावर में, y का पावर x। आया समझ में बात? तो e का पावर x log y, तो y का पावर x। आया समझ में? तो यहां देखिए e का पावर क्या है वो देखिए,
अजीब सा चीज है। ln2 t t हाफ, तो t और t हाफ को मिलाकर इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा y। तो अगले लाइन में क्या लिखिएगा? लेफ्ट साइड एज इट इज 100/3.125 और राइट साइड में क्या? y का पावर x। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करने जाइएगा तो कैसे कीजिएगा? वापस से लॉग लेना पड़ेगा या फिर आप उसको पहले ही सॉल्व कर सकते थे। इसका एक और फॉर्मूला है, याद कीजिए। एक्टिविटी का एक और फॉर्मूला है, a/a0 इज इक्वल टू log a/a0 इज इक्वल टू -λt। इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप आंसर। समझ में आ रहा है? बस क्या करना है आपको, log यहां लिखिएगा a/a0 है ना, तो आप इसको लिखिएगा a0/a और यहां लिखिएगा λt। समझा? माइनस साइन हटा दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना। हाँ, तो यहां क्या लिखा है? log a/a0 इज इक्वल टू -λt है, तो मैं लिख सकता हूं log a0/a इज इक्वल टू λt। तो इसके जगह लिखिएगा log a/a0 कितना है? a/a0 है इतना 3.125/100, तो a0/a कितना होगा? 100/3.125 इज इक्वल टू t/λ। तो उतना ही कंफ्यूजिंग होगा, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि यहां पर बेस 10 नहीं है, बेस e है। तो पागल मत बनिए, कोई एक चीज सीखिए और आराम से सॉल्व कीजिए। समझ में आया? जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल कुरकुरे खाइए और मस्त रहिए। तो मैंने बेटा यहां लिखा है नीचे, एक नंबर सॉल्व किया तो 1 का भी 2 और 23 करने का, 3 नंबर किया तो 4 और 5 करने का, 7 नंबर किया तो 7 का भी 8 और 9 करने का। 8 के बाजू में लिखा है मैंने एक्सप्लेन्ड, और मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हूं। 8 नंबर क्वेश्चन में ऐसा है कि आप कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं। कार्बन डेटिंग तो क्या है? लकड़ी में कार्बन इज द मेन कंपोनेंट। लड़की में नहीं, लकड़ी में। हाँ, लकड़ी में कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट। अब ये कार्बन धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होता है और C12 से बनता है C14। तो किसी लकड़ी का सैंपल में अगर आप ये देखते हैं कि इसमें इतने C14 के एटम्स हैं, तो डीके लॉ लगाकर आप पता कर पाएंगे। यही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, या फिर एक और फॉर्मूला है ना, n इज इक्वल टू n नॉट वाला। n इज इक्वल टू n नॉट, अगर नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला, और अगर एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला। यानी क्वेश्चन में बोला है कि एक जमाने में इतना डीपीएस था, 15 साल बाद कितना डीपीएस होगा, तो ये फॉर्मूला। एक जमाने में डिसइंटीग्रेशन रेट इतना था, 15 साल बाद कितना होगा, तो ये फॉर्मूला। लेकिन अगर ऐसा बोला एक जमाने के बाद देखा गया है कि इतने % न्यूक्लियस बचे हैं, तो ये फॉर्मूला। यानी न्यूक्लियस के नंबर्स में मिलेगा तो ये फॉर्मूला, और एक्टिविटी या फिर डीपीएस या फिर डिसइंटीग्रेशन रेट इसके टर्म्स में क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला। वैसे दोनों एक ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन पढ़ते बराबर आपको समझ में आ जाएगा। तो लकड़ी के सैंपल में कितना C12 है और कितना C14 है, ये देखकर हम पता कर सकते हैं कि लकड़ी का उम्र कितना है। समझ में आया? तो याद रखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आमतौर पर C14 का डीपीएस होता है 15, ऐसे दिया हुआ है। और हमने देखा कि एक लकड़ी के सैंपल में डीपीएस है 9। कैसा एक्टिविटी घटते जाता है ना, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा a/a0 में क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है 9, a0 दिया हुआ है 15। हाफ लाइफ निकाल लेने का सेकंड में 10 साल लगेगा आपको हाफ लाइफ निकालने में, उसका हाफ लाइफ से ज्यादा समय लग जाएगा आपको, और फिर टाइम निकालने का। समझा? तो 8 भी करना है आपको। 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया? फिर से कुरकुरे खाइए और मस्त रहिए। वैसे कुरकुरे नहीं है, टकाटक है। थैंक यू।